नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली में लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास जो बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग, आधिकारिक रूप से ये बताया गया कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं और चूंकि बहुत बड़ी आबादी जो वहाँ प्रभावित हुई वो अपने घर भी वापस चली गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांदनी चौक और लाल किले के बीच का जो हिसाब जो मार्केट रहती है, वहाँ देश भर से लोग बाजार करने आते हैं। इसलिए लोग मार्केट करने के लिए या जो लोग पर्यटक घूमने भी आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हम उस विषय का विश्लेषण करें और वहाँ के लोग जो प्रभावित हुए, जिनके छोटी मोटी चोटें आई, वो तत्काल अपने घरों के लिए वापस चले गए। हालांकि कई एक मुस्लिम जो ई रिक्शा वाले, चूंकि वहां पर मोस्टली ई रिक्शा मुस्लिमों का है और वो जो टैक्सी स्टैंड है वहां पर भी मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो चूंकि स्टैंड का मामला है, स्टैंड पर जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पर ये विस्फोट हुआ है। इसलिए और इंपॉर्टेंट बनता है इन विषयों पर 2-3 बातें तो कन्फर्म है। कुछ अखबारों ने अभी सुबह में 2 बजे 3 बजे के कुछ अखबारों की न्यूज़ें पढ़ रहा था जो कि खासतौर से अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि अभी तक चूंकि वहां पर कोई स्मेल नहीं आई, चूंकि वहां पर कुछ वो हुआ नहीं, इसलिए वो ये आतंकी घटना की संभावनाओं को अभी नहीं कहा जा सकता और नकारा भी नहीं जा सकता। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से जो एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर यूएपीए एक्ट की धारा 16 आतंकी कृत्य की और धारा 18 आतंकी संगठन की फंडिंग और साजिश की, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 3 और 4 और इंडियन पिनल कोड की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत और एनआई एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने प्रेमा फेसाई ये मान लिया है कि ये जो पूरी घटना है, इस घटना में आतंकी हाथ है और ये कोई नेचुरल घटना या कोई सिलेंडर का फटना या कुछ और नहीं है, ये हकीकत में एक बड़ा कृत्य है। इस विषय पर हम सब जान रहे हैं कि दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल और फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और खास तौर से उत्तर प्रदेश की एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस का इसमें क्या रोल है, यह जानने की आवश्यकता पड़ती है। मैं इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इसकी परतें कल से खुलना शुरू हो गई हैं और परतें जिस प्रकार से खुल रही हैं वो सब बता रहा है कि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा प्लान था हिंदुस्तान को बर्बाद करने का। हालांकि हम सब जान रहे हैं कि फरीदाबाद मॉडल, ये गाड़ी जो जिसमें विस्फोट हुआ है वो भी फरीदाबाद के किसी मुस्लिम नाम से उसमें रजिस्टर्ड है और वो मुसलमान की गाड़ी है। हालांकि सलमान को, जो मुसलमान है जिसकी गाड़ी वो है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी ये पता नहीं लग पाया कि ये आत्मघाती हमला था या वाकई में सिर्फ बम रखा गया था बाहर से। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इस विस्फोट से जो कनेक्शन निकल कर आता है वो निश्चित तौर से पुलिस का ऐसा मानना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल इसमें लगा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के विषय में हम सब जान लें कि 29 अक्टूबर 2025 को 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बम बनाने का मटेरियल जिसको कहा जा सकता है, वो एक डॉक्टर के घर से बरामद हुआ था। उसमें डॉक्टर सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जिन लोगों के ऊपर संदिग्धता है वो है उमर मोहम्मद, तारिक, डॉक्टर मुअम्मिज, डॉक्टर आदिल, ये लोग इसमें शामिल हैं। खास बात यह है कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का मॉड्यूल क्या हो सकता है ये भी जानने की आवश्यकता है। और ये भी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और एटीएस जो कि उत्तर प्रदेश की है वो इसमें क्यों इन्वॉल्व हो गई है। सवाल ये पैदा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, और ये सारा लिंक निकला कहां से। आप सोचिए कि ये अब तक सैकड़ों घटनाएं, क्योंकि ये जो पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल है ये 100 से ऊपर घटनाएं करने का था, पूरे देश में 100 से ऊपर घटनाएं। आखिर इतना बड़ा आतंकी नेटवर्क भारत में तो नहीं हो सकता, भारत के लोगों का भी नहीं हो सकता, भारत में काम करने वाले या भारत विरोधी शक्तियों का भी नहीं हो सकता। ये निश्चित तौर से विदेशी फंडिंग और विदेशी कारनामों की वजह से होता है। अब विदेशी कारनामे कहां से आएंगे, या तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जो हमारे खिलाफ, और या चाइना है जो हमारे खिलाफ लगातार उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि यह बात निकली कैसे, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कैसे आई। हालांकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बांग्लादेश से भी आ रही है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पाकिस्तान से भी आ रही है, और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के जो अभी पीछे फंक्शन हुए 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को, इनमें उनके सैफुद्दीन सैफ ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट भी इसके बीच का बेसिस बन सकता है। और भारत और अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की जो मित्रता है वो मित्रता भी इसके पीछे का बड़ा कारण है। और अभी अभी कल ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो शांति समझौते की बात चल रही थी या जो उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे वो फेल हो गए हैं, उसका परिणाम भी हो सकता है। हम एक एक कर इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये मॉड्यूल जो फरीदाबाद मॉड्यूल जिसको कहा जा रहा है, ये निकला कहां से? जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन के एक पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर आजादी और जैश ए मोहम्मद के प्रोपेगेंडा से भरे पड़े थे। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको देखा, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और तमाम सामान निकाला गया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर, पुलवामा जम्मू कश्मीर का निवासी है, ने ये पोस्टर लगाया, ये पता लग गया। वह अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, ये भी पता लग गया। उसकी गिरफ्तारी 29 अक्टूबर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में उसने खुलासा किया कि जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स पाकिस्तान से संपर्क में था और अमोनिया नाइट्रेट जैसा मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। अब जब मोहम्मद आदिल का यह बात स्टेटमेंट सामने आ गया, कहां का था वो? जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा हम सब जान रहे हैं कि पीछे कितना बड़ा घटना हुआ था, और पुलवामा का रहने वाला अनंतनाग में मेडिकल का डॉक्टर था। ये पूरा मॉड्यूल ये कह रहा है कि इस मॉड्यूल में जो मुख्य आरोपी हैं वो मोस्टली या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या हाईली एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर शकील का बात कही जाए या फिर महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की बात की जाए। ये सब जैसे मोहम्मद के लिंक थे। डॉक्टर शकील के घर से तो AK-47 राइफल भी पकड़ी गई, उसे श्रीनगर में ले जाकर उसका पूछताछ की जा रही है, वो लखनऊ में पकड़ी गई। और आदिल अहमद जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पोस्टर लगाता है। मुजीबुल अहमद गनाई कश्मीर का रहने वाला है, अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वह फरीदाबाद के धौज गांव में एक किराए के कमरे में रहता है जहां विस्फोट छुपाए गए थे। किराए के कमरे में एक प्रोफेसर रहता है। आप सोच लिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब लोग कहते हैं कि हम मुसलमान की टैक्सी में नहीं बैठेंगे, जब हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम मुसलमान के ओला और उबेर में भी नहीं बैठेंगे, जब वो मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ ड्राइव नहीं करेंगे, और जब वो मना करते हैं कि हम तुमको अपना घर किराए पर नहीं देंगे, उसके पीछे के कारण यही है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी, जैसे मैं डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनकी बात करें तो ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन ये हाईली एजुकेटेड हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, और इन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। यानी कि अब ये जो मॉड्यूल यहां बताया जा रहा है जो जैश ए मोहम्मद ने तैयार किया है, इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि हिंदुस्तान के हाईली एजुकेटेड लोगों को वो टारगेट करते हैं और उनसे वो संपर्क करते हैं और उनके माध्यम से ये क्रियाकलाप चलाते हैं। बरामदगी 3000 किलोग्राम आईईडी मेकिंग मटेरियल शामिल मिला, जिसमें 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट फरीदाबाद से 14 बैगों में मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला, सल्फर मिला, अन्य केमिकल्स भी मिले। ये केमिकल्स लगभग 100 से ज्यादा हाई इंटेंसिटी आईईडी बम बनाने के लिए सक्षम थे। अगर जितना मटेरियल पकड़ा गया है इतने की ही बात करें तो 100 से ऊपर बड़े हाई इंटेंसिटी, जैसा कि ये बम लाल किले पर फटा है वैसे ही बम बनाने की प्रक्रिया ये है। इसके साथ AK-47, AK-56 राइफल ये अनंतनाग में मिली हैं और मैगजीनें मिली हैं, कई राउंड की फाइलें मिली हैं, पिस्टलें मिली हैं। इनकी जो केवल पोस्टर वहां पर लगा था जैश ए मोहम्मद का, उस पोस्टर के माध्यम से यहां तक पहुंचा गया और इतना सब कुछ पा लिया गया। जांच का ऑपरेशन एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश ATS, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल एजेंसी, और 15 दिनों के ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें सहारनपुर, फरीदाबाद, अनंतनाग और लखनऊ कवर किए गए। और इनमें लीड, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर आदिल ने जो पोस्टर लगाए थे या जो पोस्टर लगे थे वहां से मिली थी, और मोहम्मद आदिल के घर से फरीदाबाद से इनको पकड़ा गया था। ब्रेक थ्रू जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने मेजर ब्रेक थ्रू बताया था और यह कहा था कि यह बहुत बड़ी आतंकी साजिश भारत में रची जा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि इनका मोटिव और इनके लिंक क्या थे, लाल किले धमाके से इनके क्या कनेक्शन हो सकते हैं। मकसद हाई प्रोफाइल टारगेट जैसे दिल्ली के धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े धमाके करना। मॉड्यूल खुद का तंजीम यानी कि मिलिटेंट ग्रुप बनाना चाहता था। लश्कर तैयबा और उनसे वो इंस्पायर्ड था और उनसे वो सपोर्ट ले रहा था। पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स बैठे हुए हैं। लाल किले के लिंक धमाके में आईडी का मटेरियल इसी मॉड्यूल से मिलता जुलता यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड
मिलना ये अपने आप में बताता है कि इनका अपना कोई आपस में लिंक है। गिरफ्तारी के बाद मॉड्यूल ने जल्दबाजी में अटैक किया होगा ताकि ध्यान भटके। उमर मोहम्मद जैसे संदिग्ध इसी चेन से जुड़े हुए थे। इसका प्रभाव यह होगा कि दिल्ली एनसीआर दहल जाएगी और एनआईए हालांकि जांच एजेंसियों में लगी हुई, लेकिन इस बात को और अगर सही से ध्यान देंगे तो फिर हमको बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। सवाल यह पैदा होता है, क्या ये जो पूरा मॉड्यूल है इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकता है? दो तीन चीजों को ध्यान में रखिए। एक ये है कि असीम मुनीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वहां परिवर्तन किया गया है। आर्टिकल 243 में वहां परिवर्तन करके असीम मुनीर को स्थायी रूप से प्रेसिडेंट की पावर ट्रांसफर करने का खेला वहां पर चल रहा है। असीम मुनीर को अगर नवाज शरीफ सरकार या मैं कहूं शहबाज शरीफ सरकार ये पावर नहीं देती है और इस प्रकार का संशोधन नहीं करती, तो असीम मुनीर सत्ता में बैठने के लिए पागल है। असीम मुनीर सत्ता गिराकर बैठ जाएगा, जैसे नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गिराकर बैठ गए थे। लेकिन यहां पर जो बात आगे की अगर निकाल के लाई जाए तो फिर बातें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। जैसे जो कल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो चल रहा है कि बांग्लादेश में लश्कर ए तैयबा ने अपना एक मॉडल तैयार किया है बांग्लादेश के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसना। चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत कड़ाई से सीज्ड है, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पर जिस प्रकार से भारत सरकार का एग्रीमेंट शेख हसीना सरकार के साथ हुआ था कि हम वहां पर बारबर बैड लगाकर और पूरे बॉर्डर को सीज कर देंगे, लेकिन वो बॉर्डर सीज होने से पहले ही शेख हसीना को पदच्युत कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस वहां पर आकर बैठ गए। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में घुसा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री जितनी तेजी से हो रही है, वहां का सेना प्रमुख और सबसे खास बात यह कि आईएसआई जो कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन के रूप में गवर्नमेंट फंडेड या मैं कहूं स्टेट ओन्ड अगर कोई संगठन माना जाता है तो वो आईएसआई माना जाता है। आईएसआई ने अपना वहां पर दफ्तर खोला, आईएसआई ने वहां अपनी गतिविधियां शुरू करी और आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की वहां एंट्री करवाई। अगर हम इस थ्योरी को ध्यान में रखते हैं तो फिर वहां से हाफिज सईद की प्लानिंग पूर्ण रूप से बांग्लादेश में वो कर ही रहा है। 30 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट में भी आया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मतलब लश्कर ए तैयबा के जो हाफिज सईद जो फिलहाल जेल में हैं ने अपनी करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा था ताकि लोकल यूथ को रेडिकलाइज किया जाए और जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ अटैक्स प्लान किए जाएं। यह खुलासा लश्कर ए तैयबा कमांडर सैफुद्दीन सैफ, बड़े ध्यान से सुनिए, लश्कर के कमांडर सैफुद्दीन सैफ ने 30 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली रैली में किया था। यानी कि उसने फतेहपुर की जो खैरपुर तबे वाली रैली थी, उस रैली में उसने क्या कहा समझो। सईद बैठे नहीं हैं, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो जेल में जरूर हैं लेकिन अपना काम कर रहे हैं। वे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑपरेटिव्स पहले से एक्टिव कर दिए। ये बात सैफुद्दीन सैफ ने 30 अक्टूबर 2025 की रैली में बांग्लादेश के माध्यम से भारत में वो ये काम करने जा रहा है और हाफिज सईद साहब बैठे नहीं हैं। हाफिज सईद लगातार उस पर काम कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं। भले ही उनको अब हाफिज सईद जेल में क्यों है? हाफिज सईद जेल में इसलिए है क्योंकि FATF की बैठक में हाफिज सईद चूंकि इंटरनेशनल आतंकी घोषित है, अमेरिका की तरफ से भी घोषित है, इसलिए उसको जेल में डाले बगैर उनको फंडिंग नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने उसको जेल में लग्जरी व्यवस्था करके उसको जेल में रखा, लेकिन जेल के अंदर से वो ऑपरेशन चला रहा है। सैफुद्दीन सैफ के स्टेटमेंट से यह बात बिल्कुल साफ निकल कर आई। इसके अतिरिक्त यह प्लान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भी था। बांग्लादेश की भूगोल यानी कि भारत के ईस्टर्न बॉर्डर के पास का फायदा उठाकर कश्मीर रूट बाईपास किया जा रहा है। इंटेलिजेंस के मुताबिक लश्कर ए तैयबा बांग्लादेश में फंडिंग और रिक्रूटमेंट के जरिए भारत में IED अटैक्स जैसे लाल किले वाला हुआ वैसा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2009 से लश्कर ए तैयबा का अपना इतिहास है। ढाका में यूएस और इंडियन एमबेसी पर अटैक प्लान किया गया था जिसमें 7 लोग मारे गए थे और लश्कर ए तैयबा का साउथ एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव में फंड रेजिंग नेटवर्क भी पुराना है। जब लश्कर ए तैयबा का बांग्लादेश कनेक्शन साफ रूप से प्रत्यक्ष ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो दिखता ही है। पंजाब और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वो बड़ी तेजी से एक्टिव है। लश्कर ए तैयबा के साथ इसका मजबूत ऑपरेशनल
टाई अप है। दोनों मिलकर 2001 संसद अटैक किया था। लश्कर जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं का विंग जमात उल मोमिनात लॉन्च किया, जो कि लश्कर ए तैयबा के बांग्लादेश प्लान से इंस्पायर्ड हो सकता है। आप सोच लीजिए कि ये सारी चीजें वहां की, लेकिन सवाल यहां पर यही पैदा हुआ कि इतनी तेजी से ये एक्टिव हुए क्यों। इसके पीछे जैसा मैंने कहा कि लश्कर ए तैयबा और वो जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान की तो औकात है नहीं कि वो सीधा भारत के साथ कुछ कर सके। वो तो चिल्लाते हुए अमेरिका के चरणों में पहुंचा, अमेरिका में जेडी वेंस को एक्टिव किया, उसके बाद यहां पर फोन आए, तमाम ये कहानियां चल रही हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका को भी दरकिनार करते हुए कहा कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात करिए, उनका ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड आपस में बात करें और वो तय करें कि ये क्या होने वाला, क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने किसी भी प्रकार का हमला पाकिस्तानी फौज पर नहीं किया, मिलिट्री ऑपरेशंस पर नहीं किया। हमारा तो केवल एक 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 क्लियरेंस ड्राइव थी जिसमें हम आतंकियों को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार से हमारा किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत सरकार ने उस समय क्लियर किया था और इसीलिए डीजीएमओ बात हुई और सेनाओं के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट आतंकियों की वजह से हो रहे थे वो रोके गए। वहां आतंकियों के जनाजों में भी पाकिस्तान की सेना के अधिकारी शामिल हुए थे और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल होने का मतलब बिल्कुल साफ था कि वो पाकिस्तान के आका थे जो मर गए। सेना को बड़ा अफसोस हुआ होगा। हम एक बात और यहां पर क्लियरिटी से देख लेना चाहिए कि भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त तमाम तरह के मॉड्यूल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसका आरोप वो लगातार भारत पर लगाता जा रहा है। उसका कारण है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की जो निकटता बढ़ रही है और भारत को भी लगता है कि अफगानिस्तान के बगैर हम अफगानिस्तान को एक्टिव करके हम पाकिस्तान को ज्यादा सबक सिखा सकते हैं, बल्कि सीधा लड़के। और हमें सीधे लड़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि संसार के ज्यादातर बड़े कंट्रियों की खास बात यह है कि उन्होंने प्रॉक्सी तैयार करके रखे हैं। वो खुद सीधे युद्ध में नहीं जाते, उन्होंने प्रॉक्सी तैयार करके रखे हैं जिनसे युद्ध करवाया जाता है। क्या अफगानिस्तान को भारत के प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान देखता है? पाकिस्तान निश्चित तौर से अफगानिस्तान को, अब तालिबान को भारत के प्रॉक्सी के रूप में देखता है और वो ये कह रहे हैं कि लश्कर ए तैयबा या फिर वो ये कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है और इसके अतिरिक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये सारे कहीं ना कहीं लिंक बैठते हैं अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के पीछे की जो कहानी है वो सब भारत कर रहा है। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत में आया था और भारत में आने के बाद उसका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार्ता चल रही है और वो वार्ता उनके शांति समझौते को लेकर है जो कल टूट गई। क्या ऐसा संभव है कि कल टूटते ही ऐसा खेल खेल दिया गया हो? लेकिन मैं यहां पर जहां तक समझ पा रहा हूं, एक तो ऑपरेशन सिंदूर इसका कारण, दूसरा उनका बड़ा प्लान बांग्लादेश के माध्यम से, तीसरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की बात खत्म होना, चौथा अफगानिस्तान के साथ भारत का सहयोग बढ़ना और भारत की डिफेंस डील भी अब लगभग तैयार है, ऐसा लोग कहते हैं, जो अफगानिस्तान के लिए काम कर सकती है। यहां तक कि ऐसा भी कहा गया है कि भारत के कुछ सैनिक अफगानिस्तान में उतार दिए गए हैं। अफगानिस्तान चूंकि जमीन के गुरिल्ला युद्ध में वो विश्व में नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स उनको परेशान कर रही थी, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम और वगैरह का इस्तेमाल किया है। ऐसा अफवाहें हैं या सत्य है पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जो स्पेशलिस्ट कह रहे हैं उनका कहना ऐसा है। और मैं तो कहता हूं कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाया जा सकता तो भारत को बनाना चाहिए, लेकिन भारत का यह मॉड्यूल कभी नहीं रहा कि वो दूसरे को प्रॉक्सी बनाकर युद्ध करे। लेकिन संभावनाओं को किसी भी तरह से समझा जा सकता है और ये संभावनाएं ये बता रही हैं कि बहुत बड़ा कोई खेल भारत के साथ होने जा रहा है। असीम मुनीर, एक बात मैं लगातार कहता हूं, चूंकि पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए हुआ था, चूंकि पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण मजहबी आधार पर हुआ ही नहीं था। स्टार्टिंग जरूर मजहबी आधार पर हुई थी। अगर मजहबी आधार पर पाकिस्तान बना होता तो निश्चित है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुसलमान पाकिस्तान गए होते और पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हिंदुस्तान में आए होते। लेकिन वो शुरू में इनिशिएट करने के बाद नेहरू जी ने क्या किया, उनके दिमाग में क्या बात आई, उनको कैसे सम्मोहित किया गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन नेहरू लियाकत समझौता करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान रोक दिया गया। इसके बाद
धार्मिक स्थलों को वैसा ही बनाए रखें, इसके लिए भी मिर्जापंत समझौता उस समय हुआ। और इन समझौतों का परिणाम, हालांकि ये अनऑफिशियल समझौते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, इनका पार्लियामेंट में कभी इन समझौतों का अनुमोदन नहीं हुआ। ये अस्थायी समझौते हैं, ये समझौते हो नहीं सकते, इनका कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो सकता या इनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। ये तो सरकार टू सरकार, नेहरू जी की सरकार ने उधर उनकी सरकार के साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन इस एग्रीमेंट को हम इंप्लीमेंटेशन के लिए बाध्य कोर्ट के माध्यम से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई लीगल पार्लियामेंट्री आधार नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि आज भी अगर हिंदुस्तान घोषित करे कि हम नेहरू लिया के समझौते को अपास्त करते हैं और अब सारे हिंदुओं को भारत में बुलाते हैं और सारे मुसलमानों को भारत से बाहर जाना पड़ेगा 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के अनुसार या फिर उस समय के समझौते के अनुसार, तो यह भी संभव किया जा सकता है। इंटरनेशनली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी काम किया जा सकता है, लेकिन भारत चूंकि स्वभाव से दूसरे प्रकार का है, भारत सुधार में विश्वास करता है, भारत किसी के संहार में विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अभी तक इस विषय पर किसी प्रकार की कोई विशेष टिप्पणी नहीं दी, लेकिन यह बात तय है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ, अब जो जिस तरह से पूरे रात में जो खोजें निकल कर आई, जो थ्योरियां निकल कर आई, जिन थ्योरियों के आधार पर, जैसे मैंने सैफुद्दीन सैफ का स्टेटमेंट आपको बताया, लश्कर तैयबा क्या कर रहा है, जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा है और भारत में कैसे इनका मॉड्यूल चल रहा है, ये सारी चीजें एक ही ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान जब तक निस्तेनाबूद नहीं कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को जड़ से समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के लोगों की घर वापसी नहीं हो जाएगी, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की घर वापसी नहीं हो जाएगी, तब तक वो मजहब के नाम से संसार को तबाह करना और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस खित्ते को तो वो तबाह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि जब तक कायदे आजम वहां का जिन्ना है, तब तक जिन्ना की थ्योरी, यानी कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना, हिंदुस्तान को फतेह करना, इस थ्योरी पर वो काम करते रहेंगे। मेरा मानना यहां पर एक बात को सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान को जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक वो हिंदुस्तान को चैन से बैठने नहीं देंगे। और ये जो जितना मटेरियल पकड़ा गया 3000 किलोग्राम का या फिर 350 किलो का नाइट्रोजन और ये केवल एक जगह से पकड़ा गया है। इसके अलावा देश के कितने कोनों में कितनी खेपें भेजी गई होंगी ये भी पता नहीं, और ये भी बात है कि इसमें पहले प्लानिंग के तहत कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा ये भी पता नहीं। इसलिए इस समय पूरे हिंदुस्तान को हाईलाइट पर किया गया है। प्रत्येक नागरिक को हिंदुस्तान के ये कहा गया है कि अगर आपको संदिग्ध चीजें मिलती हैं, संदिग्धता कहीं भी दिखाई पड़ती है, तो तुरंत आप 112 नंबर डायल करके सरकार को सूचित कर सकते हैं और तत्काल सूचना देकर आप हो सकता है देश की इस प्रकार से मदद कर पाएं। मैं समझता हूं कि हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ, जो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाता हूं, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाता हूं, या किसी और के भी कोर्सेस, किसी और प्रकार के जो कोर्सेस मैं चलाता हूं, उन कोर्सेस से पढ़ने के बाद जो जुडिशियल अफसर आप बन तो जाएंगे, आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। ऐसे सैकड़ों अधिकारी हैं जो मेरे पढ़ाए हुए इस समय जजेस सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन देश सुरक्षित तभी है जब हम अपना नागरिक कर्तव्य निभाएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पंच परिवर्तन में एक चीज को सुनिश्चित किया है, और वो ये सुनिश्चित किया है कि वो नागरिक कर्तव्यों को लेकर देश भर में एक आंदोलन करेंगे और नागरिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कहेंगे तुम्हारे कुछ नागरिक कर्तव्य बनते हैं। नागरिक कर्तव्यों में यह भी आता है कि बिना डरे, जैसे ही आपको कुछ लगता है संदिग्ध स्थिति, तो नागरिक कर्तव्यों में आता है कि वो आप तत्काल उसको सरकार को बताएं, तत्काल आप उसको पुलिस को बताएं, ताकि पुलिस हमला होने से पहले या लाल किले जैसी घटना होने से पहले इसको अपास्त कर सके। आप सोचकर देखिए कि ये बिहार चुनाव का भी मामला हो सकता है। बिहार के चुनाव में लगातार केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये बात की क्लेम कर रही है कि जब से वो केंद्र में सत्ता में बैठे तब से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर धमाके नहीं होने दिए। ये कहीं आज वोटिंग से पहले, वोटिंग से एक दिन पहले का कोई बड़ा खेला तो नहीं है कि ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो कि तुम्हारे राज्य में भी हम सुरक्षित नहीं है तो भ्रष्टाचार वालों को ही पसंद कर लो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।